क्या आपकी दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दी गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें? तो घबराइए नहीं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पूरा लीगल सोल्यूशन और रिजेक्शन का असली कारण और कौन सा ऐसा कानूनी तरीका है जिसे हम अप्लाई के अपने दाखिल खारिज के प्रोसेस को ठीक कर सके। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि जमीन का गलत या अवैध है। अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन गलत है या जमीन में किसी तरह का फर्जीवाड़ा है या जमीन अवैध है या फिर सरकारी है, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है। इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है। बहुत से मामलों में सिर्फ दस्तावेज या प्रक्रिया की कमी के कारण ही आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहता, बहुत लोग बाहर रहते हैं, बहुत लोग कोई सब चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, क्या कि बहुत दिनों के बाद लोग जमीन लेते हैं या बहुत अरसे के बाद लोग जमीन लेते हैं। अगर किसी को पता भी रहता है तो पुराने कारणों की वजह से जो है वो लोग भूल जाते हैं। इसीलिए निष्कर्ष यही है कि इसका सही जानकारी और सही प्रक्रिया से समाधान संभव है। चलिए, अब जो कौन कौन सा वो प्रक्रिया है और कौन सा जो उसका समाधान है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का मतलब क्या है। देखिए, दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का मतलब सबसे पहला जरूरी है कि वो क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या उसका कारण था और किस कारणों से हम लोग बचाव उसका कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मतलब समझिए। देखिए, जब सर्किल ऑफिसर क्या मतलब हो गया, सीयू, जिसको सीयू हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं, उसी को सर्कल ऑफिसर कहा गया, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर जिसको हम लोग आरओ कहते हैं, आपकी म्यूटेशन एप्लीकेशन का स्वीकार नहीं करता है। जब आपका दाखिल खारिज मतलब म्यूटेशन का हिंदी मतलब होता है दाखिल खारिज, तो वो क्या करता है, जब सीओ या फिर आरओ आपका म्यूटेशन एप्लीकेशन, आपके दाखिल खारिज का आवेदन जो है स्वीकार नहीं करता है, तो उसी केस में क्या होता है, दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है। तो उसे दाखिल खारिज रिजेक्ट ऑर्डर कहा जाता है। जब उसे मतलब जो आपको कोई चीज दिया और आप उसे एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या होगा, वो रिजेक्शन ही माना जाएगा। इसीलिए उसे क्या करता है, रिजेक्ट करता है, रद्द करता है, रद्द करता है। तो इस स्थिति में आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता और लगान रसीद नहीं कटती। राजस्व रिकॉर्ड क्या होता है, रजिस्टर टू, जिसमें क्या होता है कि जो है सीओ आरओ जो है आपका नाम को उसमें इंटर करता है, जिससे आप क्या होता है, लगान देने के लिए जो है इलिजिबल हो जाते हैं। जितना जमीन आपके मतलब पे रहता है, जैसे कि आप 4 डिसमिल के मालिक है तो 4 डिसमिल का अगर जमीन आपके नाम पे है तो इस 4 डिसमिल का लगान जो उस जगह का डिसाइड किया गया है सरकार के द्वारा, तो उसी का जो है आपको लगान देना पड़ता है, वही रजिस्टर पे दर्ज होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जमीन का ऑनरशिप समाप्त नहीं होता। अगर आपने जमीन सही लिया है, सारे कागजातों का सही जानकारी लिया है और सही तरीका से अगर पूरा पेपर आपका सही है, तो क्या होगा कि इससे आपका ऑनरशिप या मालिकाना हक जो है वो खत्म नहीं होगा। इसीलिए रिजेक्ट होना का मतलब ये नहीं कि अस्थायी प्रशासनिक समस्या। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि रिजेक्ट होना क्या है कि अस्थायी प्रशासनिक समस्या है। रिजेक्शन का क्या मतलब है कि जो है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मालिकाना हक खत्म हो गया। ये क्या है, अस्थायी समस्या, मतलब एक कुछ समय के लिए जो है कुछ या कुछ डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से जो अगर रिजेक्ट हुआ है तो वो एक अस्थायी है। मतलब वो चीज को फिर से सुधारा जा सकता है। कोई कागज आप नहीं पहुंचा पाए या फिर कोई कागज वो उन्हें समझ नहीं आया सीओआरओ को, इसके वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अगर आपका पेपर रिजेक्ट हो गया है तो ये इसका कारण हो सकता है। अब इसका देखिए, सबसे पहले दाखिल खारिज का मतलब था। आप रिजेक्ट होने का मुख्य कारण समझिए, जो इसका कारण है, जो जिसके वजह से दाखिल खारिज अक्सर रिजेक्ट होता है जनरल केसेज में। देखिए, जनरल केसेज में क्या होता है कि सेल डीड में खाता खेसरा या फिर रकबा गलत लिखा होना। खेसरा को ही क्या कहते हैं, प्लॉट नंबर या फिर ये रकबा। विक्रेता का नाम मौजूद या जमाबंदी में दर्ज नहीं होना। अब क्या है कि विक्रेता का नाम अगर मौजूदा जमाबंदी में दर्ज नहीं होना, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि विक्रेता का नाम जो है जमाबंदी में पुराना ही खतियान से वो लोग बेच देते हैं जमीन, जिसके वजह से होता क्या है कि उनका जो है नाम जो है नए वाले जमाबंदी पर नहीं चढ़ता है, जिसके कारण है कि उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसके वजह से दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो पुराना विक्रेता होता है उसको परिमार्जन कराना होता है पहले, और क्या करता है वो लोग बिना परिमार्जन के जब जैसी जमीन बेचते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है। ये दूसरा प्रोसेस था। तीसरा प्रोसेस क्या है कि जमीन पर बारिश या बंटवारा या कब्जे से जुड़ा विवाद होना। आप समझिए, आप जैसे कि मान के चलिए कोई भी जमीन है, जमीन का एक टुकड़ा है, इसमें 3 भाई का हिस्सेदारी है, ए बी और सी। क्या समझ लीजिए, राम श्याम और लक्ष्मण। अब तीनों की आपसी सहमति नहीं है और इसने, राम ने जमीन जैसे ही बेचा तो क्या किया इसने, श्याम ने इसे रिजेक्ट करने के लिए इसके आवेदन दे दिया, सीओ के पास आपत्ति पत्र दे दिया। जिसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये जमीन का बंटवारा नहीं है, अभी इनके दादाजी या पिताजी के नाम पे ही जमीन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जमीन अभी तक जो है
इसके नाम पे बंटवारा नहीं हुआ, पार्टीशन शूट नहीं हुआ है, तो जिसके वजह से क्या है कि उसका वारिस जो भी है, इस जमीन के जो वारिस थे, इस जमीन के 3 वारिस थे, और क्या किया, एक ने उस पर आवेदन दे दिया, भले वो हिस्से के बराबर अपने हिस्से का ही जमीन बेचेगा, फिर भी जो है क्या है, उसको रिजेक्शन या फिर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है। इस सरकार जो है इन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश देती है इन लोगों को, मतलब इन लोगों को आज्ञा है कि ये चीज को रिजेक्ट के लिए आप आपत्ति पत्र दे सकते हैं। अब इसके क्या है कि पहले से किसी व्यक्ति द्वारा ऑब्जेक्शन दर्ज किया जाना। अब समझिए क्या बहुत से केस में ऐसा होता है कि पहले से ही किसी आप व्यक्ति ने इसमें क्या किया है कि पार्टीशन सूट या टाइटल सूट दे चुका है, आपको जानकारी नहीं था, जिसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से भी आपका दाखिल खारिज रुक सकता है। या फिर खतियान या जमाबंदी अपडेट न होना। अब देखिए बहुत लोगों का ऐसा होता है कि खतियान या जमाबंदी अपडेट न होना, ये बताया मैंने, जैसे कि परिमार्जन नहीं होना, जिसके वजह से भी एक बहुत बड़ा ये जो है फैक्टर है। ज्यादातर 90% केसेज में मेरे पास ऐसा आता है कि जिस जहाँ पे क्या होता है, खतियान या जमाबंदी अपडेट नहीं होता और दाखिल खारिज में जो खरीदार होता है वो दे देता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसका रिजेक्शन हो जाता है। जिसके पास, जो जमींदार के पास पहले से जमीन है, वो लोग लापरवाह होते हैं, बाहर रहते हैं, या बहुत रंग की बातें हैं जो कि लागू होती है, जिसके वजह से समस्याएं जो है आए दिन लगातार होती रहती है लोगों के साथ। इसलिए अधिकतर रिजेक्टेड का कारण कागजात की त्रुटि ही होती है। ज्यादातर केस का जो है रिजेक्शन का कारण ही होता है क्या, कि कागजात की त्रुटि। जैसे ये पेपर में आपके डिफॉल्ट होगा, पेपर में परेशानी होगी, पेपर क्लियर नहीं होगा, या किसी भी तरीके से समस्या होगा, तो आपके दाखिल खारिज में समस्या आएगी। जो जिसका मुख्य कारण क्या क्या था, ये सब सेल डीड में खाता कैसा गलत होना, विक्रेता का नाम मौजूदा, ये सब चीज में गलती होना, ये सब आम बातें हैं। ये सब मेन 5 जो है पॉइंट है, जिसके वजह से आम तौर पे रिजेक्शन होता है दाखिल खारिज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिजेक्ट के बाद पहला जरूरी कदम क्या है। जब जैसे आपके जमीन का दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाए, तो हमें पहला कदम क्या लेना चाहिए। रिजेक्ट के बाद पहला जरूरी कदम क्या लेना चाहिए, ये देखिए। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले रिजेक्टेड ऑर्डर का जो है सर्टिफिकेट कॉपी जो है प्राप्त करे। इसको कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी, को क्या कहते हैं, नकल। नकल का कुछ फीस होता है 100-200 रुपया के आसपास में। जैसे आप इसको पेड कीजिएगा वहां पे अंचल कार्यालय में, आप यहाँ से अंचल कार्यालय में सीओ से जो है किस लिए उसने रिजेक्ट किया है, उसका जो है ये कॉपी देता है अंचल कार्यालय में। उस कॉपी को सबसे, जैसे ही आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है, आप अंचल कार्यालय में फिर से उसे जो है तुरंत जो है रिजेक्टेड कॉपी, रिजेक्टेड ऑर्डर जो है सर्टिफाइड कॉपी के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं, नकल के माध्यम से निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है वो सर्टिफाइड करके देता है। अब देखिए रिजेक्टेड ऑर्डर में साफ साफ लिखा होता है आवेदन किस कारण से रिजेक्ट किया गया। अभी मैंने बताया कि रिजेक्टेड ऑर्डर में जो है लिखा रहता है कि आवेदन जो है किस कारण की वजह से रिजेक्ट हुआ है। अब देखिए बिना रिजेक्ट रीजन समझे दोबारा अप्लाई करना भारी गलती है। अब देखिए बहुत लोग का होता है क्या है कि एक बार रिजेक्ट हुआ, उसने फिर तुरंत रीअप्लाई कर दिया, तो ये नहीं है। पहले आपको क्या होगा कि समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है, किन वजहों से, किन कारणों की वजह से जो है आपका जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ था। इसलिए जैसे आप सर्टिफाइड कॉपी नकल निकालिएगा, तो उसमें आपको रीजन समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप उस पेपर को त्रुटियों को सही करके आप जो है फिर से उसको रीअप्लाई करेंगे जैसे ही, तो वो चीज आपका पेपर सही हो जाएगा। तो रिजेक्ट रीजन ही आगे की कार्रवाई की दिशा तय करता है। जैसे रिजेक्शन रीजन आप देखिएगा, आप नकल निकालिएगा जाके अंचल कार्यालय में, तो आपको पता चल जाएगा कि रिजेक्शन का कारण क्या था, जिसके वजह से आप क्या करेंगे कि आपको आने वाला स्टेप लेने में आसानी हो जाएगी, आने वाला कदम जो आप उठाने वाला है उससे आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करेंगे कि हम लोग उसका रिजेक्शन कॉपी पढ़ने के बाद जो है आगे का दिशा तय करेंगे। अब देखिए इसका मतलब यही है कि रिजेक्टेड ऑर्डर जो ही है समाधान की चाबी है। अब जो हमें आगे कदम लेना है, उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, रिजेक्शन कॉपी। जो सर्टिफाइड कॉपी हमने नकल के माध्यम से अंचल कार्यालय से निकाला था, उस कॉपी को पढ़ेंगे। उसमें रीजन रहेगा वंशावली की कमी, या फिर खाता खेसरा में जमाबंदीदार से विक्रेता का मैच नहीं होना। तो ये सब चीजें जो उसमें पॉइंट लिखी होगी, उस पॉइंट से जो हम लोग समझेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग समझ आएगा और आगे का कदम उठाएंगे कि अब क्या करना है। अगर छोटी मोटी गलतियां होगी तो हम लोग फिर से रीअप्लाई अंचल में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे बड़ी गलतियां होगी, विवाद होगा, या फिर वो हिस्सा उससे ज्यादा जमीन बेचा होगा, तो कारणों को आपको समझ में आएगी, जिसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे, आगे का स्टेप ले पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, आप समझिए। जमाबंदी और खतियान का अपडेट कराएं। अब मान के चलिए जो आपका वहां से हमें समस्या समझ में आई, अब उस समस्या अगर इस तरह की है कि उसमें जमाबंदी और खतियान अपडेटेड नहीं है, तो जमाबंदी और खतियान को अपडेट कराएंगे। उसके बाद सेल डीड में दर्ज खाता खेसरा का मिलान करें। देखिए आप जैसे पहले हम लोग अप्लाई करने जाए, तो उससे पहले भी ये स्टेप ला सकते हैं, और जो अगर आपको नकल में मिल गया कुछ इस तरह की त्रुटि, तो आप उसके बाद भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले से ही आप अप्लाई करके चेक करेंगे अप्लाई से पहले कि खाता खेसरा का मिलान सही है कि नहीं। अगर वारिस मामला है तो सक्सेशन या बंटवारा दस्तावेज लगाए। अगर देखिए किसी कोई जमीन का पैतृक जमीन है किसी का,
तो पैतृक जमीन का क्या क्या रूल है सरकार का, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2026 में लगाया गया, ये मेरा सेपरेट वीडियो इसके लिए मैंने बना दिया है। सेपरेट वीडियो आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो लिस्ट में, जो है इसके पार्टीशन सूट का क्या सुप्रीम कोर्ट लाई है 2026 में, ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, अगर वारिस मामला है तो सक्सेशन या बंटवारा दस्तावेज, जो कि वंशावली आपको लगवाना पड़ेगा। अगर अगर वो आपने उत्तराधिकार से लिया है, दादा परदादा के नाम से ये जमीन है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसके लिए वंशावली लगाना पड़ेगा। अब देखिए, वंशावली क्या होता है, एक जो है आप पंचायत लेवल पे भी बनवा सकते हैं, या फिर आप कोर्ट लेवल से भी बनवा सकते हैं, एसडीओ कार्यालय से जो है आप बनवा सकते हैं। दोनों वंशावली जो है मान्य होती है। आप जहां से भी बनवाना चाहे, आप ग्राम में मुखिया से बनवा सकते हैं अगर आपका पंचायती राज व्यवस्था है तो। अगर वो नगर पंचायत नगर निगम है तो वहाँ के वार्ड पार्षद आपको बना देंगे। तो इस तरह से जो है आप कोर्ट से भी ऐसे बना सकते हैं, एसडीओ अनुमंडल से भी आप जाके इसको बनवा सकते हैं, या फिर आप कोर्ट से भी डायरेक्ट बनवा सकते हैं। तो आपको जहाँ सुविधा लगे, जहाँ से आपका घर नजदीक हो, वहां जाकर बना सकते हैं। देखिए, आप सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए। जो भी दस्तावेज आप पहले जो जाने वाले हैं आवेदन करने, उससे पहले ये सारे दस्तावेज आप पहले चेक कर ले, जमाबंदी खतियान मिला ले, खाता खसरा मिला ले, उसका वंशावली तैयार कर ले अगर उन्होंने पैतृक जमीन है तो। और उसके बाद क्या करें, तभी जाके दाखिल खारिज का अप्लाई करें। दस्तावेज सही होंगे तभी दाखिल खारिज संभव है। जब जैसी सारे डॉक्यूमेंट जो हम लोगों को जरूरी है वो अगर सही होंगे, तभी जाके दाखिल खारिज पे हम लोग सही तरीका से अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका सोल्यूशन 2 क्या है, इसका जो है दूसरा उपाय भी क्या है। सभी सुधार किए गए दस्तावेजों के साथ फ्रेश म्यूटेशन एप्लीकेशन दाखिल कर। जैसे आप जो ये सारा डॉक्यूमेंट मैंने बताया है पिछले स्लाइड में, तो उसके बाद जैसे वो सारा चीज आपका जब कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या करें, फिर से उसे फ्रेश म्यूटेशन के लिए फिर से नए आवेदन करें, नए ऑनलाइन के माध्यम से भी जो है। और उसके बाद जो है यह आवेदन सर्किल ऑफिसर या फिर ऑनलाइन रेवेन्यू पोर्टल से किया जा सकता है। देखिए, ऑनलाइन रेवेन्यू पोर्टल भी मैंने अपना शॉर्ट्स के माध्यम से भी बताया, उसमें से भी जाके देख सकते हैं कैसे जमाबंदी देखे, और प्रॉपर वीडियो भी बनाए कैसे जमाबंदी आप जो है ऑनलाइन देखें। अब देखिए, उसके माध्यम से क्या करें, आप सर्किल ऑफिसर के पास डायरेक्ट जाके आप जो है हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो है डायरेक्ट आप रेवेन्यू पोर्टल पे जाके किसी भी स्टेट के भूलेख पे जाके या फिर भूमि.com पे जाके, एमपी से हो एमपी से, यूपी से हो यूपी से, बिहार से हो बिहार से, तो इस तरह से आप जाके देख सकते हैं खुद भी। अब देखिए, अधिकतर मामलों में दूसरी बार आवेदन स्वीकार हो जाता है। अब जब देखा गया है कि पेपर जैसे आप नकल निकाले, आपको कारण स्पष्टीकरण हो गया, आपका सीओ ने उसमें स्पेशली लिख के दे दिया कि इन कारणों की वजह से जो है आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अक्सर क्या होता है कि जो वो प्रॉब्लम जिसका जो समस्या आपको लिखा था, उस समस्या का जैसे आप समाधान कर दीजिएगा, तो आपका दाखिल खारिज फिर से दोबारा केस में क्या होगा, एक्सेप्ट होना ही है। तो अधिकतर केस में दोबारा जैसे आप आवेदन करते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। सभी कागज की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अवश्य लगाएं। जैसे कि सबका जो है फोटो कॉपी जो है, जितना भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है जो मैंने बताया है, जैसे कि वंशावली हो गया, खाता कैसा हो गया, केवाला का फोटो कॉपी हो गया, या फिर जो आपने ऑनलाइन आवेदन दिया है उसका फोटो कॉपी हो गया, विक्रेता और क्रेता का आधार कार्ड हो गया। तो ये सब चीज जो है हम लोग जरूर लगाएंगे। सही री अप्लाई करने से समस्या समाप्त हो जाती है। अगर जैसे हम लोग सही तरीका से री अप्लाई करेंगे तो वो समस्या समाप्त होनी ही है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, लीगल सोल्यूशन क्या है इसका। यदि आवेदन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, अपील दायर करना आवश्यक है। जैसे बार बार अगर सीओ किसी कारण की वजह से या फिर बार बार किसी ने आपत्ति दर्ज कर रहा है, तब आपको क्या करना होगा कि जो है आगे का कदम उठाना पड़ेगा। और ये प्रोसेस क्या क्या है अब हम लोग इसमें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक बार रिजेक्ट हो गया, फिर दोबारा अपील आपको करना ही पड़ेगा। तो अपील कहाँ करेंगे, डीसीआर या फिर एडीएम के समक्ष दायर की जाती है। अब जैसे क्या होता है कि आप एक वकील रखते हैं, जिसमें क्या करता है वो जो है इस सब चीजों को पेपर इस तरह से तैयार करता है कि किन किन कारणों की वजह से नकल आपका लेता है। नकल लेने के बाद जो है वो टोटल चीज का जो है बायोडाटा तैयार करता है। एक वकील जो है सिविल कोर्ट में, अनुमंडल में आपको जाके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप अनुमंडल में जाएंगे तो ये चीज क्या होगा, आपको ये टोटल डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा। अब देखिए देखिए, अपील में रिजेक्ट ऑर्डर, सेल डीड, जमाबंदी और सभी प्रमाण संलग्न करें। अब जैसे ही आप अपील करने गए हैं तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंटेशन का आवश्यकता है वो चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या है उसमें, सबसे पहले लगेगा नकल, जो केवाला है सो, या फिर जो जमाबंदी है सो, और उसके जो भी प्रमाण है वो वंशावली या फिर उसके खतियान, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो आपके पास उसे लेके जाए, वकील उसे समझेगा और जो उनके जरूरी लगेगा वो खुद ही उस डॉक्यूमेंट को लगा के जो है आगे की ओर आपके प्रोसेस को बढ़ा देंगे। अब देखिए क्या है कि अपील की समय सीमा विशेष ध्यान रखें। अब जैसे कि रिजेक्शन होता है तो रिजेक्शन की कोशिश करें कि 30 दिन के भीतर ही जो है उसका नकल निकाल के तुरंत आवेदन करें, जिससे क्या होगा कि आपका जो आगे का प्रक्रिया है फास्ट हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि अपील आपका कानूनी अधिकार है। अगर बार बार अपील हो रहा है, आपको इस बात का आपको आपका अधिकार है कि फिर से उसे जो है डीसीआर या फिर अपर कोर्ट में जाके या फिर डीसीआर के पास या एडीएम के पास जाके आप जो है उसे आवेदन दे सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है।
अब देखिए क्या है कि दाखिल खारिज से जुड़ी जानकारी, जरूरी कानूनी जानकारी। अब देखिए जो दाखिल खारिज से जुड़ी जानकारियां है, जो दाखिल खारिज से जुड़ी जानकारियां है, ये जो कानूनी जानकारी है, ये हम लोग आपको बताने वाले हैं। देखिए दाखिल खारिज क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि क्या है कि ऑनरशिप तय नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऑनर हो गए, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है, लेकिन ये नहीं है कि इसका 100% प्रोसेस जो है 100% यही सोल्यूशन है। अब समझिए इसका मतलब क्या होता है कि यह केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया है। इससे क्या होता है कि आपका सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में, राजस्व भू सुधार विभाग में, जहाँ पे लगान रसीद में जो है, इससे आपको जो है रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होता है, जिससे आप सरकार को लगान दे पाए। और जो है यही इसका काम है। दाखिल खारिज का मतलब ही आपको मैंने बार बार बताया वीडियो में कि दाखिल का मतलब होता है कि जो क्रेता है, क्रेता के नाम पे दाखिल होना, और खारिज का मतलब होता है विक्रेता के नाम से इस जमीन को कटना। इस जमींदार से जो विक्रेता है, इसके नाम से कट के इसके नाम पे क्रेता पे आना, इसी का प्रोसेस को कहते हैं दाखिल खारिज। इसी प्रोसेस को कहते हैं दाखिल खारिज। या फिर इसको रजिस्टर 2 पे इसको जो है चढ़ जाना, पंजी 2 पे, पंजी 2 पे, और इसका रजिस्टर 1 से नाम कट जाना, रजिस्टर 1 से नाम कट जाना। इसी प्रक्रिया को कहते हैं दाखिल खारिज। लेकिन म्यूटेशन नहीं होने पर रसीद, लोन और सेल में परेशानी होती है। देखिए लेकिन अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो इसमें क्या होगा, आपको लोन भी नहीं मिलेगा, एलपीसी नहीं बनेगा आपका, और जो है आपको जो है उसको फिर कल के डेट में आप जमीन बेचिएगा किसी से, तो उसका फिर रेट भी डाउन होगा, और जो है बहुत लोग उसको खरीदते भी नहीं है, बिना पेपर के, बिना दाखिल खारिज के बहुत लोग जमीन भी नहीं खरीदते हैं। तो आप भले केवाला टू केवाला कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये क्या है, म्यूटेशन बहुत जरूरी है। म्यूटेशन से आपका हक सुरक्षित हो जाता है, आपके नाम पे जमीन आ जाती है, आपका रसीद कटने लगता है। आपके कब्जा में भले जो भी हो, लेकिन आपको आपके नाम से रसीद जब कटने लगता है, तभी माना जाता है कि आप उसके ऑनर हो गए हैं, ओरिजिनल में आपको मालिकाना हक मिल गया उस जमीन का। अब देखिए क्या है कि इसीलिए दाखिल खारिज कराना व्यवहारिक रूप से जरूरी है। ये कोर्ट का नियम है, ये भी सरकार का नियम है कि दाखिल खारिज हर हाल में कराना ही रहता है लोगों को, जिससे आपको एक सुरक्षित सेवा मिले और आप लगान देने के योग्य हो जाए। अब देखिए क्या है कि म्यूटेशन जरूरी है पर अंतिम सबूत नहीं। इसीलिए क्या है कि म्यूटेशन तो जरूरी है ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि अंतिम सबूत है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका म्यूटेशन नहीं होता है तो आप उसके जमीन के मालिक नहीं है। तो उसका जो प्रोसेस है, हम लोग जो जो वीडियो में डिस्कस किए है, उसको हम लोग सोच समझ के फिर से दाखिल खारिज का रीअप्लाई कर सकते हैं। और अगर अगर नहीं हो रहा है किसी कारण के बस, तो आप अगर कोर्ट केस लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो जमीन फिर किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। वो जमीन आपकी ही रहेगी। आप जो है उसका अंतिम सबूत नहीं है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपका वो जमीन नहीं हुआ। तो आपका सबूत केवाला भी है, हर चीज है, जो पेपर आपके पास है उसको आप प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल करें और आगे की प्रक्रिया करें, जो जो मैंने इस वीडियो में बताया है, जिससे कि आपका काम जो है हर हाल में होगा ही। अब चलिए अंतिम स्लाइड देख। अब देखिए फाइनल सोल्यूशन क्या करें कि रिजेक्टेड रीजन को सही तरीका से समझे। मान के चलिए जो भी रिजेक्शन का आपका कारण था उसको समझे। उसके बाद क्या करें, दस्तावेजों की सभी कमियां को दूर करें। जो जो दस्तावेज में कमी था, जैसे आप सर्टिफाइड कॉपी नकल निकाले होंगे ब्लॉक से, तो उसका जो भी कमियां था उसको दूर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से आवेदन करेंगे, फिर से दाखिल खारिज का आवेदन करेंगे। अगर उससे जरूरत पड़ने पर समय पर अपील दायर करें। 30 दिन के अंदर में जो हम लोग समय पे क्या करेंगे, अपील जो है एडीएम के पास या फिर डीसर के पास उसको अपील करेंगे। आप देखिए सही प्रक्रिया अपनाने पर दाखिल खारिज अवश्य होगा। अगर हम लोग सही प्रक्रिया अपना लेंगे तो दाखिल खारिज हर हाल में होना ही है। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए जिसको ये चीज़ों का जरूरी है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं शॉर्ट्स के माध्यम से दे दूंगा। चलिए, धन्यवाद।